हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक साहू है। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ एंड आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। एंड मेरे फादर रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, मेरी मदर टीचर हैं, मेरी 2 बहनें हैं। मेरी एल्डर सिस्टर बीटेक कर रही है, मेरी यंगर सिस्टर 10th क्लास में एट दिस टाइम। मैं यूजुअली अपने होम टाउन के ही स्कूल में पढ़ा अप टू 8th स्टैंडर्ड। वेल फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नीट के लिए। ये जो टेस्ट है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये मेडिकल के लिए होता है। नीट यूजी एंड पीजी सेपरेट है। हम प्रेफरेंसली नीट यूजी के बारे में बात करेंगे। ये टेस्ट, ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है फॉर वेरियस जो सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस के लिए, उनके लिए किया जाता है। ये इंडिया का एकमात्र मेडिकल एग्ज़ाम है। तो इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई करने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर हम नीट के पैटर्न के बारे में बात करें, दिस ईयर नीट का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं, मतलब आप यू हैव बीन गिवन द चॉइसेस। नीट के पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स है। हर सेक्शन में 2 फर्दर सेक्शन है, मतलब सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है जो कंपलसरी है आपको करने की, उसमें कोई चॉइस नहीं है। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 10 करना है, मतलब यू हैव बीन गिवन द चॉइस कि आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। नीट की प्रिपरेशन के लिए आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जो ज़्यादा बेटर होगा। बट मैं आपको बता दूँ, नीट की प्रिपरेशन आप घर से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये की जा सकती है अगर आप सिस्टमेटिकली फॉलो करें। आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं, या फिर क्लासरूम आई थिंक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि क्लासरूम स्टडीज़ थोड़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं आप उससे। नीट के लिए आप या तो नीट के लिए ऐसा है, आपको कोचिंग में है आप, आपको जो कोचिंग मटेरियल प्रोवाइड करेगी, आप उसे सिस्टमेटिकली फॉलो करें। जो लेक्चर्स चल रहे हैं, जो भी क्लासेस हो रही हैं, आप उन्हें फॉलो करते जाएं, सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करें। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को, वेरियस सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने किसी भी टॉपिक को वीक ना होने दें, क्योंकि नीट इज़ ऑल अबाउट कि आपका होल सिलेबस कितना अच्छा है। मतलब आप कोई पार्ट छोड़ नहीं सकते। ये पार्ट छोड़ना, कोई भी हिस्सा, कोई भी चैप्टर छोड़ना एक रिस्क होता है, क्योंकि नीट की रैंकिंग काफ़ी मतलब कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता है पेपर की थोड़ी इजी होने के कारण। देयरफॉर आपको पूरा ही प्रिपेयर करना होगा। आपको सिस्टमेटिकली जितने भी आपके कोचिंग लेक्चर्स हैं उन्हें देखना होगा, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर, है ना। इस तरीके से आप अपना सिलेबस पहले पैक करेंगे। मतलब सिलेबस को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जल्दबाजी ना करें सिलेबस कंप्लीट करने की। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, उनको रहता है कि हाँ, हम सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जितनी जल्दी हो जाएगा फिर हम बहुत टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगाना अच्छी बात है, बट सबसे पहली चीज़ है कि आपका सिलेबस में एक पकड़ होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्चुअली आप बहुत, और प्रैक्टिस के साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग करें अपने हर पार्ट को। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप सोचेंगे हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे एक साथ, तो वो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है। इट्स माई एडवाइस एंड आई रिकमेंड यू कि आप अपने हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, एंड हर टॉपिक पे जब कॉन्फिडेंस हो जाए, देन आफ्टर मूव टू द नेक्स्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट। इस तरीके से आप सिस्टमेटिकली अपने पूरे सिलेबस को करें। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। एंड देन आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन के बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है, मतलब मॉक टेस्ट देने होते हैं, अपनी गलतियों को निकालना होता है। मैं तो ये कहूँगा आप मिस्टेक डायरी बनाएं, क्योंकि सिंस वी आर ह्यूमंस, तो गलती तो होती ही है, एग्ज़ाम में भी होती है। बट मैं यही कहूँगा कि गलतियों को कम किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे गलती नहीं होगी एग्ज़ाम टाइम में, ऐसा नहीं है। आप कम कर सकते हो, बहुत कम कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़ीरो कर लें, बट आप कम करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़ीरो भी हो जाएगी गलतियाँ। इसके लिए आप मिस्टेक डायरी बना सकते हैं ड्यूरिंग योर लास्ट, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। मॉक टेस्ट बहुत दीजिए। मैं लगभग रेगुलरली रोज़ मॉक टेस्ट देता था। संडे को शायद 2 मॉक टेस्ट भी दे देता था ड्यूरिंग एग्ज़ाम के कुछ महीनों पहले। इस तरीके से ओवरऑल नीट का यही है। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिकली चलते हैं
तो नीट कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, आप भी क्रैक कर सकते हैं जैसा मैंने क्रैक किया। वेल नाउ फ्रेंड्स, हम सब्जेक्ट बाई स्ट्रेटजी की बात करते हैं। हम सबसे पहले हम बायो की बात करेंगे। बायोलॉजी थोड़ा सा वास्ट हो जाता है और थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन भी है इसमें काफ़ी ज़्यादा, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स को मेमोराइज़ करने में प्रॉब्लम होती है। सो मेमोराइज़ तो आपको करनी पड़ेगा, बट आप रिवाइज़ कर के बार बार आप अपनी मेमोरी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। सो वेल, अगर हम बायो की बात करेंगे तो बायो में इस बार तो 2 सेक्शन है, एक बॉटनी है, जूलॉजी है। बायोलॉजी को सीखने के लिए एकमात्र जो सोर्स है, मतलब हम बायोलॉजी अगर हम बात करें नीट में, बायोलॉजी कैसे प्रिपेयर करें फॉर नीट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि नीट के लिए हमें क्या कहाँ से क्या पढ़ना है। तो मैं तो कहूँगा कि आपको अपनी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, ओनली एनसीईआरटी। एंड अगर आप बोलेंगे कि फिर एक्स्ट्रा का क्या होगा, तो मैं बोलूँगा आपकी जो कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा एक्स्ट्रा, आप बस उतना रखिए, आप बस उतना सीखिए। मतलब कोचिंग में जो आपके टीचर्स ने आपको जितना एक्स्ट्रा बताया है या फिर कुछ अच्छी बातें बताई हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं जो अलग से हैं, जो काम आ सकते हैं, तो आप उनको सीख लीजिए। आप खुद से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक ये एक ओशन की तरह है। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे वो, मतलब आप जितना नीचे जाएंगे वो और नीचे गहरा है एक टाइप से। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ज्ञान है कि आप खुद से कलेक्ट ज़्यादा मत करिए। सो आप अपनी एनसीईआरटी पे ही फोकस करें एंड आपके जो क्लासरूम नोट्स हैं, जो आपके टीचर्स आपको जो बताते हैं, आप उनको देख लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वहाँ से वो कवर हो जाएगा। बस आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपनी एनसीईआरटी को और कितना अच्छा बना सकते हैं। एनसीईआरटी को बेटर करना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये तो सभी को पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी तो है, लेकिन इसको पढ़ने का भी एक तरीका है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है ना। सो वेल, अगर हम बात करें जैसे एनसीईआरटीज़ है, सो हम बायो की स्पेशली बात करेंगे अभी फ़िलहाल। सो बायो की एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि थ्योरी पोर्शन है, बहुत से टेबल्स दिए हुए हैं, कई सारे फिगर्स हैं, लास्ट में क्वेश्चन है, समरी है। हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट है, और बायोलॉजी के लगभग हर चैप्टर में साइंटिस्ट हैं। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो बायोलॉजी का कंटेंट काफ़ी वास्ट हो जाता है, काफ़ी विशाल। और अभी फ़िलहाल अगर हम चलें कि आपको सब कुछ मेमोराइज़ करना होगा, येस, यू हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग फॉर नीट के लिए, क्योंकि नीट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। वो ऐसी जगहों से भी आ सकता है जहाँ से आप सोच नहीं सकते। जैसे आप इस बार तो समरीज़ वगैरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो समरी ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे सोचते हैं नहीं यार, छोड़ देते हैं, इसको क्या करना, जो चैप्टर पढ़ा है उसी की तो समरी है, तो उसको नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी मतलब कुछ भी, मतलब एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आपको उसे पूरा देखना है। सो अगर हम बायो की बात करें, सो मेरा एक तरीका था, मैं क्या करता था, जो पढ़ता था, जो टॉपिक पढ़ता था, एक तो बायो की एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ टाइम्स आप रीड करते हैं उतना ज़्यादा आपको उससे प्रॉफिट होता है। तो बायो तो वैसे भी पता नहीं इतनी बार पढ़ लेते हैं, इतनी बार पढ़ लेते हैं, इतनी बार रीडिंग हो जाती है कि काउंटलेस हो जाता है कि हमें खुद याद नहीं रहता कि मैंने कितनी बार बायो की एनसीईआरटी पढ़ी है, वो लाइन कितनी बार पढ़ी है, तब जाके वो लाइन याद रहती है कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है। सो वेल, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बायो का कोई भी टॉपिक पढ़ते समय, जैसे आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सो आप क्वेश्चन फ्रेमिंग की आदत डालें। मैं ये करता था एग्जैक्टली, मैंने इतने क्वेश्चंस फ्रेम किए कि मैं कोई चीज़ मुझे याद नहीं होगी ना, तो मैं उस पर खुद क्वेश्चन बनाऊँगा, तो मुझे वो क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा, कि मुझे याद रहेगा कि हाँ मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया था इसलिए इसका आंसर ऐसा है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग से आपकी माइंड की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से वो रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो माइंड में क्यूरियोसिटी होती है कि उस क्वेश्चन का हमें आंसर भी पता हो। सो देयरफॉर क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप बायो की हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। येस, दैट इज़ पॉसिबल, ऐसा किया गया भी है, ऐसा मैं करता था स्पेशली, कि बायो की हर लाइन से मैं क्वेश्चन फ्रेम करता था। मतलब मैं जितना बना सकता था, और मुझे रिवाइज़ भी करना रहता था ना, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता था और मैं कहीं किसी क्वेश्चन में अटक जाता था कि यार मैं इसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, तब जाके मैं थ्योरी पढ़ लेता था कि हाँ थ्योरी में देख लेता हूँ कि इसका आंसर क्या है। आप डिटेल्ड क्वेश्चन बनाइए, डिटेल्स, हर पिन पॉइंट का ध्यान रखें। बायोलॉजी में तो हर कैरेक्टरिस्टिक का बहुत ध्यान रखना होता है, मतलब थिक थिन, हर चीज़ का, हर छोटी चीज़ का, लाइन, कोई भी लाइन है उसकी हर छोटे एलिमेंट का आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज़ और, बायोलॉजी में बहुत अलग सा कंटेंट भी है। अगर हम थ्योरी की बात हटा दें, सो बायोलॉजी में बहुत टेबल्स हैं। आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर देखा होगा, उसमें कई सारे टेबल्स हैं, उससे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं दिस टाइम।
इस साल भी आया हुआ है। उसमें कई सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टेबल हैं, सेल है उसके कंटेंट के ऊपर है, ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट्स के ऊपर डेटा दिया हुआ है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, एक्यूरेटली पता होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी में कितना % ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब आपको पता होना चाहिए। यस, ऐसे ही कई सारी टेबल्स और डायग्राम्स आपको इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, और इस टाइप की चीज़ों को आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, है ना। एंड अगर हम बात करें, बायोलॉजी में हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका लिविंग वर्ल्ड है, जो आपका डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड यूनिट है, उसके पहले अर्नस्ट मेयर के बारे में काफ़ी बताया गया है कि वो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला हुआ है ना। सो इस तरीके से आपको उनके फीचर्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उनका सब कुछ याद हो, कि वो कहाँ पैदा हुए, क्या बर्थ था, कब डेथ हुई, ऐसा नहीं, ये नहीं, इतना नहीं। आप बस उनकी कंट्रीब्यूशन को याद रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ उन्होंने क्या किया बायोलॉजी की फील्ड में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको ध्यान रखना है कि आप यूनिट साइंटिस्ट का ध्यान रखें हर यूनिट के पहले। बायोलॉजी में हर डायग्राम का ध्यान रखें। 1-2 सालों से बायोलॉजी के डायग्राम से क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है। यानी कि बायोलॉजी का डायग्राम डायरेक्ट नहीं पूछा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो पूछ सकते हैं कि उस डायग्राम से अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकलती है तो वो इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन फॉर्म में वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मतलब वो डायग्राम डायरेक्ट ना पूछें कि इस डायग्राम में लेबलिंग बता दीजिए, बट फिर भी आपको इन फ्यूचर के लिए तैयार रखना है कि आपको सारे डायग्राम्स की सारी लेबलिंग, उनसे मिलने वाली हर नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें थोड़ा सा, कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो ज़्यादा लर्न करने वाले हो जाते हैं, जैसे कि हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करेंगे। सो उसमें हर एलिमेंट के बारे में आपको याद होना चाहिए। यस, उसको आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा मेमोरी मांगती हैं, मतलब उसमें आपको हर लाइन ही याद रखनी है, उसको आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। मैं क्या करता था अपने स्टडी रूम में, मैं जहाँ पढ़ता था, क्योंकि मैं 1 साल घर पे ही पढ़ा 12th क्लास, सो मैं वहाँ पे चार्ट बना के चिपका देता था, मतलब वॉल्स पे। तो मैं आते जाते उस रूम में देखता रहता था कि हाँ ये लिखा हुआ है, ऐसे चैप्टर हैं। अब बायोलॉजी में अगर मैं बताऊँ, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन है, 12th क्लास में इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में बहुत डेटा दिया हुआ है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको डेटा याद रखना ही पड़ेगा, मतलब आपके पास ऑप्शंस तो नहीं है बेसिकली। एंड देन आफ्टर यहाँ पे स्ट्रेटजी इन फूड एनहेंसमेंट में काफ़ी ज़्यादा डेटा है, मतलब वैराइटीज़ को लेके, फूड पेस्ट रेसिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी बॉल पे पेस्ट की हुई थी, मतलब वो टेबल मैंने पेस्ट की हुई थी जानबूझ के, ताकि मुझे हर वैरायटी का नाम याद रहे, वो किसके प्रति रेसिस्टेंस है, ये सब याद रहे। एंड इससे क्या होगा ना, आपका एफर्ट बच जाएगा, मतलब आप बार बार बुक खोल के याद करेंगे। इससे अच्छा ये आप किसी बॉल पे पेस्ट कर लें उस चार्ट को, तो आप बार बार देखेंगे तो आपको थोड़ा कम वर्क लगेगा और कम एफर्ट के साथ आप उसे मेमोराइज भी कर लेंगे, है ना। सो बायोलॉजी में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ़ रीडिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। यस, नंबर ऑफ़ रीडिंग बायो में बहुत मैटर करती हैं, स्पेशली बायो में, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ते हैं, कभी ऐसा भी होता होगा, आपने फील भी किया होगा कि बायोलॉजी की एक लाइन पढ़ी, पहले कुछ और सेंस निकल रहा है, बाद में पता चला इसका कुछ और ही सेंस है। सो ऐसा बायोलॉजी में हो जाता है। हम जितनी बार पढ़ते हैं हम उतने अच्छे होते चले जाते हैं। सो बायोलॉजी की रीडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और मैं इसलिए स्ट्रेस करूँगा कि आप उसे जितनी बार करें। हो सकता है आप बहुत कॉन्फिडेंस हो गए हो कि नहीं अब मुझे पूरा आता है, फिर भी आप एक बार रीड फिर से करें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया तो सीखने की मिल ही जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की बात करें, सो बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एक इम्पॉर्टेंट है, बट उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं नहीं मानूंगा, बट इम्पॉर्टेंट है। सो आप हर चैप्टर के क्वेश्चंस ट्राई करें कि किस टाइप के इससे फ्रेम होते हैं, बट बेटर यही होगा कि आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम करें। मैं तो बोलूँगा कि आप खुद से बहुत अच्छा फ्रेम कर सकते हैं। आप जब खुद से बुक से भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करने लगेंगे, तब आप समझ लीजिए कि नाउ यू आर गोइंग, कि आपको बायोलॉजी याद हो जाएगी। अब आप बायोलॉजी को मास्टर कर ही लेंगे डेफिनेटली, नीट के लिए स्पेशली। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर भी आप रखिए, उससे आपको आइडिया लगता है कि किस किस टाइप की और वैरायटी पूछी जा सकती है, या फिर कैसे टैकल करना है कि जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, है ना। सो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के ऊपर हम बाद में ही बात करते हैं कि आखिर इसको अटैम्प्टिंग स्ट्रेटजी भी हम बाद ही में बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोलॉजी। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो दोस्तों, हम लोगों ने अभी बायो के बारे में बात किया, नाउ अब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री में फर्दर 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक।
तीनों का एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं बेसिकली। सो तीनों के लिए स्ट्रेटजी अलग है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सिंस हम लोग के पास सब्जेक्ट्स हैं 3 अलग, सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अप्रोच हर सब्जेक्ट के लिए अलग होता है। मतलब एक ही अप्रोच से तीनों डिफरेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को नहीं देख सकते। एक ही अप्रोच से तीनों कंटेंट को नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आपको उनमें बेस्ट करना है तो बायोलॉजी के लिए अलग ही आपको अप्रोच लगाना होगा, अलग तरीके से करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। केमिस्ट्री के लिए अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, केमिस्ट्री में फर्दर तीनों के लिए अलग अलग काम करना होगा, फिज़िक्स में भी अलग ही काम करना होगा। सो नाउ हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सो केमिस्ट्री में जैसे मैंने बताया 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मोर और लेस न्यूमेरिकल्स ही हैं ओनली, बट सिंस प्रेजेंट टाइम नीट थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में। सो देयरफॉर आपको एनसीईआरटी कुछ 1-2 बार तो आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बता दूं, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम है। सो केमिकल इक्विलिब्रियम आप एनसीईआरटी से पढ़ें, उसमें एग्जांपल्स को थोड़ा ध्यान रखें। कुछ अच्छे एग्जांपल्स दिए गए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, उनसे क्वेश्चंस आए भी हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो आप उनका ध्यान रखें। कुछ और टॉपिक्स हैं, सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन तो एनसीईआरटी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो लास्ट में जो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड स्टेट में, आप उससे ध्यान रख सकते हैं। सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो एट प्रेजेंट टाइम आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनके एग्जांपल्स हैं, तो आप एनसीईआरटी से देख लें। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर थ्योरेटिकल पोर्शन। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी के लिए आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बिकॉज मैंने कहा ना, फिजिकल केमिस्ट्री मोर और लेस इज़ न्यूमेरिकल्स ओनली। वेल, सो आप न्यूमेरिकल के लिए आप जिस कोचिंग में हैं आप उसके मटेरियल को ट्राई कर सकते हैं। मैं एक बुक लगाता था नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री की, दैट्स अ वेरी नाइस बुक। आप नीट की नरेंद्र अवस्थी परचेज़ कर सकते हैं, आईटी के लिए अलग आती है। सो आप नीट की परचेज़ की, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। मतलब वो आपको एक अच्छी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस भी दे देगी, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। नरेंद्र अवस्थी से ज़्यादा आपको टफ क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक फंडामेंटल लेवल पे बने रहें, कॉन्सेप्ट्स को सही रखिए, एग्जांपल्स को प्रिपेयर कर लीजिए, एंड फार्मूलाज को भी ध्यान रख लीजिए। एंड इन दिस वे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। नाउ लेट मी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ऑर्गेनिक और फिजिकल से भी ज़्यादा, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है इसके याद करने की प्रॉब्लम होने से ज़्यादा। मतलब इसमें रिएक्शंस होती हैं, उनके पीछे कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं होता है। बट मैं कहूँगा कि आप खुद से लॉजिक थोड़ा डेवलप कर सकते हैं, बट वो आपको ज़्यादा हेल्प तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो हेल्प करेगा ही। सो आपको मेमोराइज इसमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी काफ़ी अच्छा एक सोर्स है। सो वेल, लेकिन इससे पहले आपके जो टीचर्स आपको पढ़ाएं आप उन्हें डेडिकेटली सीखें। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो डिटेल्स में आप डील करें, वो फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कि पीरियोडिक टेबल है एंड केमिकल बॉन्डिंग, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग में मैं बात करूँगा। केमिकल बॉन्डिंग आप डिटेल्स में सीखें, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। ब्लॉक की स्टडीज़ में भी काम आएंगे वो कॉन्सेप्ट्स। सो आप केमिकल बॉन्डिंग डिटेल्स में करें, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस ट्राई करें। इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी से आपको बहुत सी चीज़ें याद होती हैं, है ना। सो देयरफॉर आप एंड देन आफ्टर इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी ही मोर देन सफिशिएंट है। स्पेशली अगर मैं कहूँ ब्लॉक्स के लिए, मतलब SPD, F ब्लॉक्स, चारों ब्लॉक्स के लिए एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल्स हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ पी ब्लॉक थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। थोड़ा पी ब्लॉक 2 फैमिलीज़ बोरॉन एंड कार्बन फैमिली 11th में है, बाकी की 4 फैमिलीज़ 12th में है। सो इस तरीके से काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है। सो आपको उसको बार बार पढ़ना होगा। मतलब एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक मैं खुद बताऊं कि पी ब्लॉक मैंने इतनी बार पढ़ा कि मुझे उसकी एक एक लाइन ही याद हो गई, और वो ज़रूरी भी है कि आप उसकी हर रिएक्शन, हर केमिकल के फीचर्स कि वो ऑक्सीडाइजिंग है, कितना ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, कैसे काम करता है, कैसा बिहेवियर शो करता है, एलेट्रॉप्स हैं, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई हैं ब्लॉक स्ट्रेटजीज में। स्पेशली एक और टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो भी काफ़ी अच्छा है। प्रेजेंट ईयर्स में उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्रोच रखना पड़ेगा। तो वो मेरे हिसाब से आपके टीचर्स ही उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर आप खुद से ज़्यादा एक्स्ट्रा जाने की कोशिश करेंगे तो आप डेविएट ही हो रहे होंगे आई थिंक। सो इट्स बेटर कि आप टीचर पर रिलाई करें
और आपके टीचर्स आपकी हेल्प करें कि आपको कितना एक्स्ट्रा जाना है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने बताया ना कि एक्स्ट्रा जाने के लिए तो बहुत कुछ है। सो अगर आप खुद से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि टाइम ही एक ऐसा फैक्टर है जो सबके पास सेम है, बस यही है कि कौन कितना उसको यूटिलाइज सही तरीके से कर रहा है इन अ नाइस एंड सिस्टमैटिक मैनर। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अपनी NCERT को कई बार पढ़ना है, क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस करने हैं, सो ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा जाए तो वैसे प्रेजेंट ईयर्स में NCERT से बाहर नहीं है, बट मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अप्रोच ऑर्गेनिक्स में स्पेशली, क्योंकि बट इसके लिए भी आप अपने टीचर्स पे ही रिलाई करें, वो जितना आपको बता दें आप उतना सीख लें, जितनी एडिशनल रिएक्शंस हो। ऑर्गेनिक के लिए NCERT में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है और आपको उसको याद रखना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ें। जैसे इस साल तो इंटरमीडिएट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब नॉट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट बट इंटरमीडिएट्स। नेम रिएक्शंस हैं जितनी भी ऑर्गेनिक की, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, बॉल पे पेस्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल है। नेम रिएक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते भी हैं। सो ऑर्गेनिक के लिए क्लासरूम नोट्स बहुत ज़रूरी हैं और ऑर्गेनिक के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मतलब ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखें, जानें, फील करें उसको थोड़ा सा, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा मज़ा भी आता है, वो कंसेप्चुअल भी है, मतलब लॉजिकल भी है थोड़ा इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। तो सो आप पहले उससे सीखें, क्लासरूम में जो भी आपको सिखाया जाए, एंड देन आफ्टर आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग से ही आपको सब कुछ याद होता है, मैं तो कहूँगा। मतलब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होते हैं जो आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सही करा देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा जो मैंने लगाई है ऑर्गेनिक के लिए, वो है हिमांशु पांडे, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से आती है, हिमांशु पांडे। नाइस बुक, अच्छा वेरिएशन है, वेरिएशन दिया हुआ है, सो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी कोचिंग में हैं, सो आप उसका कोचिंग मटेरियल भी पूरा लगा सकते हैं, एंड वो ख़त्म होने के बाद आपका जो मन की आपको कोई और अच्छी लगता है, कोई और बुक, सो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। हम इनऑर्गेनिक में अगर किसी बुक की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बुक की वैसे ज़्यादा रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट मैं एक बुक फिर भी सजेस्ट करूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर पे हैं और अपनी तैयारी सेल्फ करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं। सो आप BK जयसवाल लगा सकते हैं, अच्छी बुक है काफ़ी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फिज़िक्स की रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, अभी हमने केमिस्ट्री के बारे में बात किया, नाउ हम बात करते हैं नीट की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कहा, कई सारे बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोगों के लिए एक डरावना सब्जेक्ट भी है ना। सो यस, यू आर करेक्ट, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट फिज़िक्स। सो फिज़िक्स देखा जाए, फिज़िक्स आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेमोरी पार्ट सबसे कम है, सबसे पहला पॉइंट। मतलब बायो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग फिज़िक्स में मेमोरी पार्ट कंपैरेटिवली कम है, हालांकि थोड़ा बहुत तो है ही। एग्जांपल्स हैं या फिर कोई फॉर्मूला है, टफ फॉर्मूला जिसका यूज़ कंटिन्यूसली होता है, जिसे ईजिली ड्राइव नहीं किया जा सकता, और सो देयरफॉर फिज़िक्स के लिए मेमोरी पार्ट कम है, सबसे पहला पॉइंट। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे फिज़िक्स ऐसा है, जैसे आपने देखा होगा नीट 2021 का फिज़िक्स का पेपर लेंदी था और पेपर ओवरऑल इजी था, बायो का और केमिस्ट्री का तो काफ़ी इजी था, बट फिज़िक्स थोड़ा सा लेंदी होने के कारण पूरा पेपर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का इफेक्टेड रहा उस फिज़िक्स के कारण, इस वजह से। सो मैं ये कहूँगा कि आप ये ना सोचें कि फ़िज़िक्स लेंदी आया था, फ़िज़िक्स हर साल टफ़ आता है, ऐसा नहीं है। फ़िज़िक्स हर साल टफ़ नहीं आता, और मैं ये कहूँगा कि फ़िज़िक्स टफ़ होता नहीं है। सो आप मेंटली ये ना बनाएं अपने अंदर कि नहीं फ़िज़िक्स टफ़ है, हमें नहीं आएगा, किसी से नहीं बनता तो हमसे भी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। सो आप खुद सोचें, सीखने की कोशिश करें। फ़िज़िक्स में क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, सीखने के लिए होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जब फिज़िक्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 11th में अगर स्टार्ट करें, सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में जो बेसिक सिखाया जाता है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करें। अगर आपको स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स सिखाई जा रही है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखें। वेक्टर सिखाया जा रहा है तो उसे अच्छे से सीखें। काइनेमेटिक्स का पोर्शन है तो आप उसे सीखें, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करें, उसको बहुत मास्टर करें। ज़्यादा जल्दबाजी ना करें कि नहीं हम जल्दी से कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी 11th भी हो जाएगा, 12th भी हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाएंगे, ऐसा नहीं है। इतना भागने की ज़रूरत नहीं है।
फिज़िक्स को स्टार्टिंग में स्लो लेने की ज़रूरत है, बहुत स्लो लेने की ज़रूरत है और आराम से लेने की ज़रूरत है। यही गलती करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स। और कोचिंग में भी क्या होता है ना, थोड़ा फास्ट चलता है, बच्चे ग्रास्प भी नहीं कर पाते और वो आगे चला जाता है तो वो वीक होता चला जाता है। और जब स्टार्टिंग में पकड़ छूट जाती है तो वो लास्ट तक उसका असर रहता है, एग्ज़ाम डे तक रहता है और इसलिए लास्ट तक फिज़िक्स से डरते ही रहते हैं। सो मैं ये कहूँगा कि फिज़िक्स को सही करने का तरीका है कि आप उसकी स्टार्टिंग को सही करें। हम हालांकि इस पर भी बात करेंगे कि अगर आपकी स्टार्टिंग ख़राब हो गई है तो उसको कैसे सुधारेंगे। वेल सो आपको स्टार्टिंग में फ़िज़िक्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी प्रिपरेशन के दौरान फ़िज़िक्स मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम फ़िज़िक्स में गया। इसके पीछे का ये रीज़न नहीं है कि मुझे बनता नहीं था इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम फ़िज़िक्स को दिया। इसके पीछे का रीज़न है कि मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, ज़्यादा मज़ा आता था क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में या फिर सीखने में। कोई अच्छा कॉन्सेप्ट है या कोई अच्छी सिचुएशन है उसके ऊपर सोचने में कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्या केसेस हो सकते हैं और क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है। और मेरे टीचर भी उसी टाइप के थे, काफ़ी ज़्यादा डिबेट डिस्कशन कराने के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो देयरफॉर वो ज़्यादा मेरी प्रिपरेशन का टाइम फिज़िक्स को ही जाता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप थोड़ा बाकी पोर्शन पे भी ध्यान दें। सो फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे बहुत ध्यान देना होता है, आपको वे ऑफ अप्रोच पे बहुत ध्यान देना होता है, वे ऑफ थिंकिंग पे काफ़ी ध्यान देना होता है। मतलब आप जिस तरीके से फिज़िक्स एक्चुअली क्या है, काफ़ी कुछ आप देखते भी हो, मतलब नेचर से ही काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। जो आपके आसपास होता है कि हाँ कार चल रही है, बैलून है या प्रोजेक्टाइल है या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, रोटेशनल है। सो आप थोड़ा इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करेंगे तो तब आप इसको फील कर पाएंगे। एंड जब आप फिज़िक्स को फील कर पाएंगे देन आफ्टर आप इसकी सिंप्लिसिटी को फील कर पाएंगे। एंड जब आप इसकी सिंप्लिसिटी को फील कर लेंगे तो आपको ये टफ नहीं लगेगी। इट विल बी अ किक वॉक फॉर यू। मतलब आपको ये आसान लगेगी, आपको ये मज़ेदार लगेगी एंड आप अपना नीट क्रैक कर लेंगे फिज़िक्स का। सो मैं ये कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में स्लो रहें, जानबूझ के स्लो रहें। स्टार्टिंग में सीखें और उस पर काफ़ी क्वेश्चन ट्राई करें, अप्रोच को डेवलप करें, अपने माइंड को डेवलप करें फिज़िक्स के लिए स्पेशली। और इस तरीके से आप स्टार्टिंग में स्लो रहेंगी, स्टार्टिंग का कंटेंट सीखेंगे, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर तक। मतलब मैकेनिक्स का पोर्शन अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो मैं ये कहूँगा कि पूरी फिज़िक्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। मैकेनिक्स में ही आप इतने कॉन्सेप्ट सीख चुके होते हैं कि सिमिलर कॉन्सेप्ट वही आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मिलते हैं, वही चीज़ें आपको मॉडल में मिलती हैं, वही चीज़ें आपको बाकी सारी जगह मिलती हैं। सो देयरफॉर मैकेनिक्स का पोर्शन, सिंस हम सबसे पहले मैकेनिक्स ही पढ़ते हैं फिज़िक्स में 11th में, सो देयरफॉर आपको उस पर काफ़ी फोकस करना चाहिए, उस पर काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाने के बाद हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। मैकेनिक्स के बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, फिर वेव्स है। वेव्स थोड़ा मैं आपको बता दूं, वेव्स एक ऐसा टॉपिक है बहुत से बच्चों को फील ही नहीं आता। फील इसलिए नहीं आता क्योंकि वो दिखाई भी नहीं देता है, बस यही दिखाई देता है कि हाँ वेव है। बट ये है कि आप उसको ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं उस टॉपिक के, आप उसे ऊपर से लेवल से तैयार करेंगे तो काम चल जाएगा। सो इसलिए उसकी रिगार्डिंग ज़्यादा परेशान न रहें। मतलब जैसे अगर आपको वेव्स नहीं आ रही है तो आप ये ना सोचें कि नहीं मेरा वेव्स ख़राब है तो मेरा फिजिक्स भी ख़राब है, ऐसा नहीं है। किसी एक पोर्शन की वीक हो जाने से आप उस सब्जेक्ट को वीक ना माने। जैसे आपका कोई कहीं और भी फिज़िक्स की बात छोड़ें, अगर हम केमिस्ट्री और बायो की बात करें, तो अगर आपका कोई पोर्शन ही वीक है तो आप उसकी वजह से उस पूरे सब्जेक्ट को वीक ना मानने लगे, या फिर किसी चैप्टर का कोई कंटेंट वीक है या फिर वो नहीं आता है तो आप ये ना सोचें कि वो चैप्टर ही मुझे नहीं आता है और उसको लेके आप परेशान होते रहे। ऐसा नहीं करना है। ये जस्ट आपके ब्रेन की जो पावर्स हैं उनका वेस्टेज हो जाएगा। नहीं तो आपने जो सीखा है बाकी उसको आप, इसका मतलब आप यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ये समझें ना, ये देखें कि आपको बाकी तो आता ही है ना। सो अगर आप ये देखेंगे तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, हाँ मुझे बाकी तो आता ही है, बस इतना सा नहीं आता है तो मैं इसे भी सीख लूँगा समय के साथ साथ। सो फिज़िक्स में प्रैक्टिसिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, सिस्टमेटिक प्रैक्टिसिंग। एंड उसके लिए अगर हम बुक्स की बात करते हैं, सिंस अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल हैं सो आप डेफिनेटली कोचिंग का मटेरियल पूरा कवर कर लें। फ़िज़िक्स में काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। ये एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, एक बुक खत्म होती है, एक बुक खत्म नहीं हुई वो दूसरे पे स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक चैप्टर से लगाया, फिर अगली बुक से भी वही चैप्टर लगाएंगे, फिर तीसरी बुक से भी वही चैप्टर लगाएंगे, तो एक ही चैप्टर में घूमते रहेंगे। मतलब एक ही चीज़ कर रहे हैं बार बार। ऐसा कुछ नहीं है। आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम करके आप उस क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दे सकते हैं।
आप अपने कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दे सकते हैं, है ना। सो अगर मैं फिज़िक्स के लिए कोई बुक रिकमेंड करूँ तो DC पांडे इज़ अ वेरी गुड बुक, मैंने भी उसे काफ़ी ट्राई किया है। SC वर्मा मैंने पूरी लगाई है, सो आप उसे ध्यान रख सकते हैं। SC वर्मा का आप हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स छोड़ भी सकते हैं, वो एज सच नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप मैकेनिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लगा लें, वो काफ़ी अच्छा है SC वर्मा से। DC पांडे आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है नीट के लिए फ़िलहाल। एंड प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर तो बेसिकली तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो इन जनरल मैं कहूँ तो। सो अगर हम बात करें फर्दर फिज़िक्स में एक्चुअली थोड़ा सा आपको एडिशनल टाइम ज़्यादा देना होता है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है, बाकी के दोनों उससे ज़्यादा। मेमोरी पार्ट कम है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी टाइम देना होगा, प्रैक्टिसिंग में, सीखने में ध्यान देना होगा। अगर आपका फिज़िक्स वीक है तो आप रेगुलर बेसिस पे ध्यान दें, रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करें, रेगुलर बेसिस पे कम क्वेश्चंस लगाएं लेकिन उनसे सीखें ज़्यादा। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो इन दिस वे आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपने हर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें। मतलब मैं ये कहूँगा, मैं थोड़ा सिंप्लिसिटी में बात करूँ, सो अगर हम नीट की प्रिपरेशन को देखें तो हम 2 फेज़ में देख सकते हैं। सबसे पहला फेज़, जब आप अपने चैप्टर्स को सीख रहे होते हैं पहली बार, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा तो है नहीं, सो आप पहली बार चैप्टर को सीख रहे हैं, कोई नया टॉपिक है तो उसे सीख रहे हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो फर्स्ट फेज़ है वो लर्निंग फेज़ है, मतलब आप पहली बार उस चैप्टर के कंटेंट को डील कर रहे हैं, तो आप अपने हर टॉपिक को, हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर ही लेंगे, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप कोशिश रखें कि आपका कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक वीक ना रह जाए, क्योंकि नीट इज़ ऑल अबाउट कंप्लीट सिलेबस, कि आपको अपना सिलेबस को अच्छा करना होगा। तो सबसे पहला फेज़ नीट की प्रिपरेशन का यही है कि आप अपने हर चैप्टर पे पकड़ बनाएं, आप हर चैप्टर पे कॉन्फिडेंस हो। आपको कोई चैप्टर पसंद नहीं है, सो फिर भी आपको वो करना ही होगा, मतलब दैट इज़ जस्ट लाइक अ कंपल्शन, कि आपको उसे करना ही पड़ेगा फॉर नीट के लिए। आप छोड़ नहीं सकते, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, इस बार तो ऑप्शन भी थे, बट मैं ये कहूँगा कि किसी भी चैप्टर को छोड़ना बहुत रिस्की हो जाएगा नीट के हिसाब से, तो है ना। सो देयरफॉर ये नीट का फर्स्ट फेज़ है, और नीट का ये फर्स्ट फेज़ स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है, वो इतना फास्ट जाते हैं इस फर्स्ट फेज़ में, मतलब इतना फास्ट सीखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं, मतलब वो सिलेबस की कंप्लीशन की दौड़ में इतने आगे निकलने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है हम जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर देंगे उतनी जल्दी हम बहुत आगे निकल जाएंगे, हम ऑल इंडिया रैंक 1 तक सिलेबस कंप्लीट जल्दी करके ही पहुंच जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आप सीखने पे ज़्यादा ध्यान दें। अब मतलब आप जितना सीखेंगे आप उतना अच्छा बेटर करेंगे। भले ही आपको हो सकता है कि इस फर्स्ट फेज़ में टाइम ज़्यादा लग जाए, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के सिर्फ 3 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो। बहुत सी कोचिंग में तो क्या होता है 4-5 महीने 6 महीने पहले ही खत्म हो जाता है। अच्छी बात है, ठीक है, वो अपना उनका एक शेड्यूल है, बट ये भी तो है, क्या स्टूडेंट का खत्म हुआ है? कोचिंग का तो खत्म हो गया है, क्या स्टूडेंट सीख पाया है? ये भी है कि स्टूडेंट को अपना ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर तो आपको देना है ना, तो आपका सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। कोचिंग में कंप्लीट हो गया वो बात अलग है। सो आपको सबसे पहला फेज़ का ध्यान रखना है, स्लो चलना है, टाइम पर। अगर आपके पास 3 महीने बच जाते हैं, मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम के पहले अगर आपके पास 3 महीने भी बच जाते हैं, मतलब 3 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आप फाइनली प्रिपेयर कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं नाउ, फर्स्ट फेज़ तो आपका लर्निंग फेज़ है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, रेगुलर रहना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, सिस्टमेटिकली नोट्स बनाना है। नोट्स में हम फिर कभी बात करेंगे, नोट्स एक बहुत डिटेल टॉपिक है, नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट सेंस। सो मैं जल्दबाजी में नहीं बताना चाहूँगा, हम इस पर डिटेल्स में बात ज़रूर करेंगे। अगर हम नीट के सेकेंड फेज़ की बात करें, नीट की प्रिपरेशन, वो है आपके एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले वाला, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मान के चलूँगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपको मतलब आपको लगभग आता है, बट ये आता है कि सिलेबस इतना बड़ा है नीट का कि हम एक साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दूसरी साइड से भूल जाते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है। मतलब आप अभी ये पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है, सो क्या पता आप मैकेनिक्स के क्वेश्चन आप ना ट्राई कर पाएँ, या फिर आप मैकेनिक्स के क्वेश्चन बनना बंद हो जाएँ। सो ये रहता है कि जब आप एक पोर्शन टच करते हैं तो दूसरे पोर्शन वीक होने लगता है। ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं सेकंड फेज़ में, क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप सब कुछ देख चुके हो, आपको सब कुछ पता है कि हाँ इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें हैं, बट ये रहता है कि उस समय
रिवीजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, मतलब बट ये स्लोली डेवलप होती है, मतलब एब्रप्टली ये नहीं कर सकते कि हाँ अचानक से आपको इस कोने से लेकर उस कोने तक सब कुछ पता है, नहीं, ये अचानक से नहीं आने वाला है, ये स्लोली चीज़ें डेवलप होती हैं। और इस चीज़ को डेवलप कराने में आपके मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं। अब ये मॉक टेस्ट कैसे हेल्प करते हैं मैं बता देता हूँ। जब आप एक मॉक टेस्ट देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी प्रेजेंटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं और आपने एक मॉक टेस्ट ट्राई किया, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, आपको बहुत सी चीज़ें नहीं बनी जो आपने पढ़ रखी थी लेकिन आपको नहीं बनी, फिर आप जाके देखोगे उस जगह कि मैंने पढ़ रखी थी फिर मुझसे कैसे नहीं बनी, मतलब आपको लगेगा कि जब मैंने पढ़ रखा था फिर क्यों नहीं बना। फिर आप वहाँ पे जाके देखोगे, आप उतना पोर्शन रिवाइज कर लोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा, अच्छा मैंने इतना सीख लिया। मतलब आप मॉक टेस्ट के बेसिस पे खुद को एनालाइज करें कि हमें क्या भूल रहा है। आप ऐसे बैठ के सोचने से याद नहीं होगा कि हमको क्या पता है क्या नहीं पता, ऐसे नहीं होगा। आप मॉक टेस्ट दें, उसको एनालाइज करें कि मुझे क्या मैं भूल चुका हूँ, क्या मेरा वीक पॉइंट रह गया है, क्या मेरा चैप्टर मैं भूल चुका हूँ। सो उसके बेसिस पे आप उन चैप्टर्स को रिवाइज करें। तो धीरे धीरे मॉक टेस्ट देते जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं रेगुलर मॉक टेस्ट देता था, मतलब रेगुलर संडे को मैं 2 दे देता था, थोड़ा ज़्यादा टाइम रहता था संडे को फ्री, देयरफॉर सो उससे क्या होता था, मैं डिटेल में पहले खुद को एवेल्यूएट करता था, एनालाइज करता था, स्ट्रैटेजी बनाता था कि हाँ ये चैप्टर थोड़ा वीक रह गया है, इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो इस चैप्टर को नोट से रिवाइज करना है या यहाँ से देखना है या यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ पहले से की हुई थी उसको मैं दोबारा से कर लूँ। तो ये सारी स्ट्रैटेजी आपको कौन बताने वाला है, आपका मॉक टेस्ट और आपका एनालिसिस। मतलब मॉक टेस्ट एनालिसिस इन सेकेंड फेज़ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 दिन में एक दे सकते हैं, आप 3 दिन में भी एक दे सकते हैं। अगर आप वीकली 3 दे रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। वीकली 2 दे रहे हैं स्टार्टिंग में तो थोड़ा कम है, मतलब वीकली 3 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, वेल रेगुलर बेसिस पे भी दे सकते हैं। बट मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा उसका एनालिसिस ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया कि हाँ बोला गया था तो दे दिया, ऐसा नहीं है। उसका डिटेल एनालिसिस, उस एनालिसिस से जो आप सीखेंगे कि हाँ अब आगे की स्ट्रेटजी क्या है, वो मतलब आगे की स्ट्रेटजी आपका मॉक टेस्ट डिसाइड करेगा। मतलब आपको खुद से नहीं सोचना है कि अब मैं क्या करूँ, आपका मॉक टेस्ट की एनालिसिस ही आपको बताने वाली है कि आपको अब क्या करना है, कैसे क्या करना है। सो इस तरीके से जब आप करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरे भी पहले ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते थे मॉक टेस्ट में, स्टार्टिंग में 620 से 630, फिर धीरे धीरे मैं एनालिसिस करता गया, सारे वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करता चला गया। मॉक टेस्ट ही मुझे पता चलता चला गया, अच्छा मैं ये भूल जाता हूँ या फिर ऐसी चीज़ें याद नहीं होती। मॉक टेस्ट देते देते ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप मॉक टेस्ट के लिए मैंने एक एनालिसिस बुक बनाई थी, नोटबुक, मतलब जो भी मैं मॉक टेस्ट देता था उसका मैं डिटेल एनालिसिस लिख देता था। मतलब जो भी मुझे उस मॉक टेस्ट से नहीं बना वो मैंने उस एनालिसिस नोटबुक में लिखा हुआ था। मैं उसे पीरियडिकली रिवाइज़ कर लेता था सुबह, या फिर कभी संडे को मैं उसे पूरा देख लेता था कि अच्छा। सो उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है उस चीज़ की। सो मॉक टेस्ट देना सेकंड फेज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरीके से आप प्रिपेयर होते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, नीट केवल ये नहीं कि आपने पढ़ा, प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट ट्राई किए और आप पेपर देने पहुँचे और आपका हो गया, सिर्फ इतना ही नहीं है नीट। फ़िलहाल नीट का अगर हम बात करें इस साल की, मैं आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट बता दूं, नॉट ओनली फॉर नीट बट ऑल्सो फॉर योर लाइफ, कि ज़रूरी नहीं आप जो प्लान करें वो प्लान सक्सेसफुल हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगर कोई चीज़ प्लान की कि हाँ इस तरीके से होगा, या फिर आप कोई मंथली प्लान बना रहे हैं कि हाँ इस मंथ में ये हिस्सा कंप्लीट कर लूँगा, अगले मंथ इतना हिस्सा कंप्लीट कर लूँगा। हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिससे आप वो कंप्लीट ही ना कर पाएँ अपना टास्क। सो मैं ये कहूँगा कि आप अननोन के लिए तैयार रहें। एक्चुअली मैंने ये चीज़ नीट के पेपर से ही सीखी। मैं प्लान करके गया था कि हाँ मैं 1 घंटे के अंदर केमिस्ट्री बायो कर लूँगा, 1 घंटे मेरा फिज़िक्स हो जाएगा, फिर मेरे पास 1 घंटा बच जाएगा जिसमें मैं सारी चीज़ें रिव्यू करके अपनी बबलिंग कर लूँगा। बट एक्चुअली क्या हुआ ना, पेपर लेंदी होने के कारण पूरा प्लान बिगड़ गया। अब सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में मैं आ गया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है आगे के लिए, मेरे सारे प्लान्स ख़त्म हो चुके हैं, टाइम कम है। सो आपको ये सीखना होगा और ये आप एक दिन में नहीं सीख सकते। एक दिन में आप अननोन चीज़ों को डील करना नहीं सीख सकते, ये आपको रेगुलर बेसिस पे भी सीखना होगा। मतलब आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि अगर कभी आपका टास्क छूट जाए या आप गोल ना कंप्लीट कर पाओ अपने रेगुलर बेसिस पे, तो आप उसे कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को।
तो ये जो सिचुएशन हैंडलिंग की ये जो मेंटल स्थिति होगी आपकी, वो आपको काफ़ी हेल्प दिलाएगी। मतलब अगर आपको कम भी पता है, बट जितना पता है आप उतना करके आ जाएंगे पेपर में, अगर आप सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। अगर किसी को ज़्यादा पता भी है, जिसका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट है, लेकिन वो अननोन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, अगर पेपर लेंदी हुआ, थोड़ा सा ट्रिकी हुआ, वो अटक गया, अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया और पेपर के दौरान उसने अपना पूरा पेपर ख़राब कर लिया, इंस्पाइट वो डिज़र्व करता था कि वो और अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसको सब कुछ पता था, सारी नॉलेज थी। सो मैं ये कहूँगा कि नीट केवल ये नहीं है कि आपने सीखा, प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट लगाया, आपने पेपर देने चले गए, ऐसा नहीं है। आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा, आपको मेंटली खुद को बनाना होगा कि आप अननोन को भी डील कर लें सही टाइम पे। मतलब इसके लिए आपको चाहिए आप मेडिटेशन करें। मैं 9th क्लास से मेडिटेशन करता हूँ और मेडिटेशन की आदत मुझे नवोदय ने दी, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेट थैंकफुल टू नवोदय कि उसने इतनी अच्छी हैबिट मुझ में ही नहीं, सबको नवोदय प्रोवाइड कराता है। नवोदय में रेगुलर पीटी होती है सुबह, आप सबको पता भी होगा, बहुत से नवोदय के भी होंगे आप लोग। सो पीटी होती थी। सो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुआ कि मैं नवोदय से निकलने के बाद भी आज भी मैं रेगुलर योगा एक्सरसाइज में उठने के बाद आधा घंटा मैं देता ही हूँ। सो वो एक टाइप का आपको मेंटली काम कूल बनाता है। इससे आप टफ से टफ सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हैं। यही एक रीज़न था कि पेपर में इतनी ज़्यादा लेंदी, थोड़ा सा लेंदी होने के बाद भी मैं पेपर को संभाल पाया। सो मैं यही कहूँगा कि आप कुछ अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करें अपने पास, मतलब कुछ अच्छी हैबिट्स आप डेवलप करें, जैसे मेडिटेशन है, योगा है, एक्सरसाइज है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रियली स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, नॉट ओनली फॉर नीट एस्पिरेंट बट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी एज स्टूडेंट्स के हों, हर एज ग्रुप के पीपल्स को, पर्सनस को योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लेके आना चाहिए, ताकि वो जिस भी फील्ड में हो वो अपना बेस्ट दे सकें। सो दिस इज़ सो वेल डियर माई फ्रेंड्स, मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा फॉर द नीट यूजी 2022 एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक्स DKT फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि उसने मुझे मौका दिया आप लोगों से कनेक्ट करने का और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बता सकूँ। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू।